दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बगल में जो विंडो है वहां पे मधु जी विराजमान है। उनका स्वागत करते हैं मयूर जानी ऑफिशियल से ऑफिशियल पर फिर से एक बार। और आज का मुद्दा जो है सीधा उस पर हम लोग आते हैं। हमने इसलिए मधु जी को आमंत्रित किया क्योंकि जहां तक मुझे ठीक से याद है 21 तारीख थी, 21 तारीख की रात को 10 साढ़े 10 बजे खबर मिली कि मधु जी एक के मिनट, दफ्तर एक में। मिनट, एक मिनट। हेलो। हाँ, आप कंटिन्यू अरे कीजिए। नहीं नहीं। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो हम कह रहे थे कि 21 तारीख की रात को 10:30 बजे के आसपास इनके दफ्तर पे चंडीगढ़ से जो है महिला पुलिस आई और उनको कहा कि आपके खिलाफ एक फरियाद दर्ज हुई है और उस अ, सिलसिले में आपको चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन जहाँ पे फरियाद दर्ज हुई वहाँ पे आना है। इसका नोटिस वो देने के लिए आए। तो मैंने सोचा कि आज पूछ ले क्योंकि उसको 3-4 दिन हो चुके हैं उस घटना को और वो क्या मामला है पूरा, क्यों उनको नोटिस मिली, क्यों एफआईआर हुई, क्या उनको एफआईआर की कॉपी मिली है कि नहीं और उस पूरे मामले में अभी जो घटित हो रहा है वो क्या है। तो मैंने कहा उन्हीं से सुन लेते हैं मधु जी से कि स्थिति क्या है। तो मधु जी मंच आपका है। आप बताएं कि किस मामले में आपके खिलाफ फरियाद हुई है और अ, फरियाद जो अगर हुई है तो एफआईआर की कॉपी मिली है कि नहीं और क्या आपको बुलाया गया तो आप जाने वाली हैं? इस तरह विस्तार से बता दें प्लीज। देखिए, ये मुझे जो दिखा रही हूँ, ये जी, नोटिस देने के लिए चंडीगढ़ की पुलिस 20 की रात को पहुंचती है मेरे यहाँ। 20 की रात को। अच्छा, हाँ, 20 की रात। और ये एफआईआर डेटेड 19/4/2026 की बात है। ठीक है। इनकी 19 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई है। उसका नंबर है 44। और सेक्शंस जो नोटिस में है वो बाद में बताऊंगी, पर पहले जी। कहानी सुन ली तो एफआईआर का ड्रामा कैसे होता है। नहीं पर तो क्यों, किस मतलब किस मामले में हुई है? पहले अगर ये बता दें कोई आप। ट्वीट, वही वही बताती हूँ मैं। जी, पहले तो पहुंचते हैं लेट, 10 साढ़े 10 बजे तो मेरे दरवाजे पर आते हैं। मैं कुछ काम कर रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो मैसेज लेके आया, मैंने कहा उनको रोकिए, क्योंकि मैं काम खत्म करके ही उनसे मिलती हूँ। मुझे नहीं पता था किस लिए आए हैं। जी, तो वो रुके रहे और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने फोन पे उनसे बात की। वो गेट पर ही थे और मैंने पूछा भी, क्या ऐसी क्या मारामारी है जो आपको इस वक्त रात को, जो कि महिला हूं मैं, तो महिलाओं के पास तो आप पुलिस को जाने का हक ही नहीं है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, तो इस वक्त क्यों आए? तो गोल जी, मोल कहानी उन्होंने बता दी। हम ढूंढते रहे, कहीं और गए, ये वो जो भी। खैर, और बात पोलाइटली हुई, पर मैंने कहा मैं अभी नहीं मिलूंगी, आप सुबह आइए 10 बजे के बाद कभी भी। तो वो 11:30 के करीब अगले दिन सुबह पहुंचते हैं मेरे जी, पास। और ये नोटिस दिया जाता है, एफआईआर नंबर 44 डेटेड 19 अप्रैल 2026 अंडर सेक्शंस। अब सेक्शंस देखिए, 196, 356, 336 4, 353, 336 1, 336 3, 340, 318 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और साथ में 66C, 66D, 67 सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 2000। और ये ओके, पीएस चंडीगढ़ 26 चंडीगढ़ से भेजा गया। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भेजा। तो मैंने रात को भी उन्हें कहा था कि अगर आपने नोटिस मुझे देना है तो एफआईआर के साथ दीजिए, ताकि मुझे पता तो हो किस आधार पर एफआईआर हुई है। ये सेक्शंस तो इतने लगा दिए है ना, इतना तो कोई गैंग रेप करके आया हो, कोई आगजनी करके आया हो, 10-20 लोगों को मार के आया हो, कत्ल करके आया हो, उतने सेक्शंस तो उन पे भी नहीं लगते जितने इन्होंने मुझ पे लगा दिए।
और इसमें कम्युनल डिसहार्मनी और क्या क्या किस्म के लॉ एंड ऑर्डर संबंधित भी ये है कि आप आपसी द्वेष बना रही हैं कम्युनिटीज में, जिसका कोई लेन देन ही नहीं है मेरे किसी भी ट्वीट से, जिसका यह हवाला शायद देना चाहते हैं। मुझे ये नहीं पता कौन से ट्वीट की बात है। ये कहा गया इसमें कि this is to inform you that Satinder Singh advocate has filed this FIR, और इसमें for the purpose of investigation you are directed through this notice or cause to be provided the below mentioned details or documents to the undersigned. Provide original device mobile from which you had posted a video clip on 18th April 26 from your social media Twitter account, और यहाँ लिखा है मंडू किश्वर, और फिर है you are directed to preserve the said video clip and not to delete, alter, format any content of the clip, और you are also directed not to delete the said account मंडू किश्वर। अब मैं बार बार कह रही हूँ मुझे एफआईआर की कॉपी दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन सा वीडियो क्लिप और उसमें क्या ऐसी बात है। उसके साथ नोटिस अंडर सेक्शन 35(3) ऑफ BNSS, उसमें कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस अबाइड करनी पड़ेगी कि तुम कोई फ्यूचर में ऐसा ऑफेंस नहीं करोगी, तुम एविडेंस के साथ टैम्पर नहीं करोगी, तुम किसी को थ्रेट नहीं दोगी, इंड्यूसमेंट नहीं दोगी, प्रॉमिस टू एनी पर्सन वगैरह वगैरह, मतलब कई सारी कंडीशंस मेरे पे लागू होंगी ताकि ये इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अब एक 2 टके के ट्वीट जिसको मैंने केवल फॉरवर्ड किया, किसी का नाम भी नहीं लिया, शायद जो मुझे अंदाजा है किसकी बात कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वही ट्वीट की बात है क्योंकि एफआईआर तो है नहीं मेरे पास, और किस ट्वीट की बात हो रही है मैं कैसे गेस करूं। तो मैंने तुरंत जवाब में उनको उसी दिन, अच्छा ये कहा गया कि आपको अगले दिन यानी 22 को ये पहुंचना है, मुझे 22 तारीख को ज्वाइन करने को कहा गया सुबह, यस, कि 10 बजे आपको पहुंचना है। लेकिन अब सरिता रॉय जो इंस्पेक्टर थी, या तो शी मेंट इट सिंसियरली या मुझे फरेब करने के लिए, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, 22 की कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपीयरेंस हो या आप पहुंचे, आप ईमेल लिख दीजिए इस पते पर, और उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिख के दिया ईमेल एड्रेस pshop26-chd@nic.in, तो इस पे आप भेजिए और आपको जो भी सुविधाजनक डेट लगे आप बता सकते हैं, तो उस हिसाब से आ जाइए। तो मैंने उसी रात चिट्ठी लिखी अप्रैल 21 को कि आपका जो नोटिस मुझे दे के गई, 2 इंस्पेक्टर्स थी, उनके साथ 3 और लोग थे, तो मैंने कहा कि आई स्टैंड कमिटेड टू कोऑपरेटिंग फुल्ली विद यू टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट मी। तो कोई इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए कि मैं रेजिस्ट करूंगी, बट एक तो मैंने कहा कि जो जिस ट्विटर हैंडल का हवाला दिया है वो मंडू किश्वर के नाम है, वो तो मैं हूं नहीं, तो कहीं गलती से तो नहीं आपने मुझे भेज दिया, ये नोटिस किसी और के लिए था। फिर मैंने कहा कि मुझे अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली, और जो कि मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने बहुत बार सरिता जी को कहा, सरिता रॉय जो आई थी, कि मुझे एफआईआर की कॉपी चाहिए, और वो बहुत मासूमियत से टालती रही इस बात को कि आप आएंगी तो हाँ मिल ही जाएगी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ये नहीं होता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे पे चार्जेस क्या हैं, किस आधार पे, तो मैं क्या ही जवाब देने आऊँ आपके पास। और मैंने ये कहा कि as soon as I get a copy of the FIR, I'll send you a convenient date to present myself at your office. और मैंने ये भी लिख दिया कि since I'm a senior citizen recovering from multiple surgeries,
conducted a few months ago in Delhi. तो मुझे अपना ट्रैवल जो है ध्यान से प्लान करना पड़ता है, so that I don't strain myself unnecessarily. अब मैंने सोचा मुझे मिल जाएगा FIR, इसके जवाब में कुछ नहीं। अगले दिन फिर एक पुलिस टीम आती है चंडीगढ़ से, और ये दोपहर के वक्त पहुंचते हैं और मुझे एक और नोटिस ये हैंड ओवर करते हैं, न्यू नोटिस। उसमें कहा जाता है कि अब 25 यानी अब कल है ना, 25 अप्रैल 10 बजे आपको अपीयर करना पड़ेगा, और क्योंकि आप आई नहीं इसलिए हमें दोबारा ये भेजना पड़ रहा है नोटिस। ये है जी दूसरा वाला नोटिस, और इसमें प्रोवाइड ओरिजिनल डिवाइस मोबाइल फ्रॉम विच यू हैड पोस्टेड अ वीडियो क्लिप। अब भैया मोबाइल लेके तुमने क्या करना है, तुम वीडियो क्लिप वहाँ है। मोबाइल लेने का तो मतलब है आप मुझे क्रिपल करना चाहती हैं। मोबाइल में तो 1000 किस्म की और जानकारियां होती हैं, और आजकल तो इतना काम हम मोबाइल से करते हैं, मैं कैसे हैंड ओवर कर दूं पुलिस को, और पुलिस तो कभी वापस देती नहीं है जो चीज़ एक बार उसके कब्जे में आ जाए। आप मुझे कहिए कि वो क्लिप्स ये हैं, हमने आपके जो ट्विटर हैंडल में ये इन ट्वीट्स के आधार पर आपको बुक किया है, वो आपके पास है। मेरे मोबाइल को लेके क्या करना है तुमने? मोबाइल हैज नो रोल इन इट। या तो मैं डिनाई करूं, अगर मान लो मैं डिनाई करूं कि मैंने तो किया ही नहीं वो पोस्ट, तब तो आप कह सकते हैं हम ट्रैक करना चाहते हैं मोबाइल से, बट आई डोंट नो विच क्लिप्स यू आर टॉकिंग अबाउट, तो डिनाई करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये बात क्या बनती है, मेरे तो समझ से बाहर है। फिर ये कि यू आर डायरेक्टेड टू प्रिजर्व द सेड वीडियो क्लिप एंड नॉट टू डिलीट, ऑल्टर फॉर्मेट और एनी कंटेंट ऑफ द क्लिप। मुझे पता ही नहीं किस क्लिप को मुझे प्रिजर्व करना है। ऑल आई कैन इंश्योर इज कि मैं किसी भी क्लिप को डिलीट ना करूं, विच आई एम हैप्पी टू डू। इन एनी केस यू गॉट एविडेंस, मेरे पास तो एविडेंस भी नहीं है कि किसको मैं डिलीट करूं या किसको ना करूं। फिर ये कहते हैं काइंडली नोट that the failure to comply with the terms of this notice under section 94 of BNSS as required may attract penal proceedings under section 210 BNS। ये अरेस्ट की और तरह तरह की धमकी है। अब फिर मैंने उसी दिन डीजीपी चंडीगढ़ को भेजा। मैंने सोचा ये मुझे नहीं FIR दे रहे तो मैं जाके चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और हाई कोर्ट्स भी कई बार कह चुके हैं कि FIR 24 घंटे के अंदर अपलोड होना चाहिए, और जिसके ऊपर चार्ज है उसको FIR की कॉपी मिलनी चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है। वो सुप्रीम कोर्ट का वो डायरेक्टिव भी है, वो निर्देश जी भी बिल्कुल है जी। और मैं जब गई इनके वेबसाइट पर, मैंने सोचा ये नहीं दे रहे तो मैं ही चलो ड्यू डिलिजेंस करके पता कर लूं। वहाँ कोई भी FIR मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। और बाय वे ऑफ अबंडेंट कॉशन मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये डीजीपी को चिट्ठी, और जो पहली वाली चिट्ठी थी कि ये मैं आपको चिट्ठी भेजी है, कृपया FIR पहुंचाइए। सो पब्लिक डोमेन में है कि मैंने सब कुछ सही लिखा। और मेरे जो लॉयर फ्रेंड हैं उन्होंने भी कहा कि आपका जवाब जो था बहुत उपयुक्त था, इसमें कोई कानूनी कमी नहीं है। अब मैं जो डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा हैं वहाँ के डीजीपी, उनको मैं ईमेल भेजती हूँ अप्रैल 23 यानी परसों नहीं, कल रात को मैंने भेजी। हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब 24 तारीख की रात है जी। हाँ, तो मैंने 23 अप्रैल को, जिस दिन वो मेरे पास आए थे, सेकंड टीम जो आई थी पुलिस वालों की, और उनके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, सारे के सारे मिट्टी के माधो बन के मेरे सामने बैठ गए। मैं सवाल पूछ रही हूँ, किसी के पास जवाब ही नहीं, चुप। मैंने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया है वो कॉन्वर्सेशन,
मैं उन्हें पढ़ के भी सुना रही हूँ मेरा जवाब। मैं कह रही क्यों नहीं लाए? चुप। मौनी बाबा, ऐसा भी होता है कि इंस्पेक्टर आए और उसके पास कुछ कहने को है नहीं, तो इसका मतलब उन्हें आदेश दिया गया मुंह मत खोलना, बहस में मत उलझना, जो मर्जी बोलती जाए, बोलते रहने देना, हमें पता है हमें क्या करना है। इसका मतलब ठुकाई करना उन्होंने तय कर लिया है। और मोदी जी की अगर ये मंशा बन चुकी है तो कौन रोक सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के अलावा तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता इस देश में। ये बात है। तो उन्हीं के दरबार में हम अगली गुहार लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के कि भाई देखिए क्या क्या हो रहा है इस देश में। तो कुछ हमारे भी रेस्क्यू, क्योंकि ईरान के लोगों के रेस्क्यू के अलावा जरा भारत की भी खोज खबर ले लीजिए, यहाँ भी वही हालत बने जा रही है। तो खैर, तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि ये जो आपने फायर की है और मुझे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने को कह रहे हो, तो मैंने जब नोटिस लिया तो मैंने इन प्रोटेस्ट, अंडर प्रोटेस्ट लिया। उसमें लिखा है कि एफआईआर क्यों नहीं मुझे दी जा रही। चलो वो भी नहीं दी, उसके बाद मैं आपकी वेबसाइट पे जा रही हूँ, वहां भी नहीं है, और ये तो कानून का उल्लंघन है। तो मुझे ना तो मेरी ईमेल का जवाब आप दे रहे हैं, ना मेरे को आप एफआईआर दे रहे हैं, ना अपलोड कर रहे हैं ताकि मैं वहां से ही ले सकूं। और अगर मुझे अपने बचाव में आपके पास हाजिर होना है तो मुझे पता तो चाहिए होना कि जी। ये कहीं, ये तो नहीं है आपका ट्रैप, ये लिखा नहीं मैंने, पर अब मुझे लग रहा है ये ट्रैप है कि मैं चंडीगढ़ जाऊं और ये तो आर्बिट्ररी तरीके से अरेस्ट करके ठोक देंगे मुझे। चलिए ठोक देंगे, पर कुछ तो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। एटलीस्ट आई शुड डिमांड दैट देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। और अगर वैसे ही ठुकवाना है तो कोई हायर्ड ये असैसिन। आप जो कह रही हैं ठुकाई की आपको संभावना लगती है ठोक देगी, ये आप प्लीज इस संदर्भ को थोड़ा क्लेरिफाई करें। आप क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, कहना मैं ये चाहती हूँ कि एकाएक, क्योंकि मेरे ट्वीट्स, ये जो बातें मैं अभी कही हैं, ये पहले कई सालों से, 10-20 सालों से, 10-12 सालों से, जब से मोदी जी आए हैं, मैं पोस्ट करती रही, वीडियो बनाती रही, ये वो। पर मुझे अच्छे से, क्योंकि तब तो इन्होंने शैडो बैन कर रखा था और तरह तरह के फायर वॉलिंग थी मेरे आसपास, तो उन सब की रीच बहुत लिमिटेड रही relative to what used to be my earlier age। तो अब क्योंकि एकाएक वो जो एक ट्वीट था, पता नहीं कहाँ कैसे 13 मिलियन तक पहुंच गया, उसके बाद जैसे आग ही लग गई। तो इन्होंने कंटेन करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत बातें फैल चुकी थी और मैं खुल के बहुत बातें कह चुकी थी। तो अब इनको सिर्फ मुझे ही नहीं चुप कराना, पर उन सब लोगों को भी चुप कराना है जो मेरी बात सुनने को उत्सुक थी। तो एक तो सब चैनल्स को मैसेज भेज दिया गया जो जो मेरे पास आए कि अब शांत होके बैठ जाओ, नहीं तो अब इनके पास तो पुलिस पहुंच गई है, एफआईआर हो गई है, तो आपका क्या हश्र होगा आपको पता होना चाहिए। तो सभी अब तो डरते हैं फोन भी उठाने से, जो मेरे को बार बार फोन करके टाइम मांगते थे, अब फोन भी उठाने से डर रहे हैं, विच इज फाइन बाय मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत आए, लेकिन अब इनको क्या करना है कि ऐसा डंडा ठोकना है मुझे ताकि बाकी सबको मैसेज मिल जाए कि जरा भी वो रेखा क्रॉस की, ये लक्ष्मण नहीं, ये रावण रेखा है, तो ये रेखा क्रॉस की आपने तो भस्म हो जाओगे। तो इसलिए जो मुझे बताया गया मेरे मित्रों द्वारा, चंडीगढ़ में भी कुछ लोगों ने वार्न किया कि यहाँ आओगी तो इन्होंने सीधे आपको अरेस्ट कर ही लेना है, और फिर कुछ दिन तक तो कांटेक्ट भी नहीं रहेगा, आपका फ़ोन भी ले लिया जाएगा और आप बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में भी नहीं, और फिर जो भी करेंगे अंदर, जो भी करेंगे, है ना, आप जानते ही हैं क्या क्या तरीके होते हैं। और ये सब बातें, देखिए आजकल ना ये जो और किस्म के तरीके, आप में कोई ऐसी वैक्सीन ही ठोक दे, यू आर फिनिश्ड, कोई प्रूफ भी नहीं है, मतलब हार्ट आप अटैक ये हो कह रही गया। हैं कि आप ये कह रही हैं सीरियसली कि
आपको ये डर है कि आपको जेल में बंद करेंगे, चलिए ये डर ये हो भी सकता है। लेकिन आप ये कह रही कि आपकी जान को खतरा है अंदर, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो, ये कह रही हैं क्या आप? मेरे को खुद से ये एहसास कम था, लोगों ने ये एहसास ज्यादा दिलाया। बार बार आपके गुजरात के ही लोग जितने मुझे फोन करके हिरेन पांड्या का उदाहरण देते हैं, वो तो छोड़ो। देखिए, अब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उस स्तर का मैं कोई इनके ऊपर थ्रेट पोज कर रही हूँ। यहाँ तक कि वो एयर ट्रैवल मत कीजिएगा मधु जी, ये तो हवाई जहाज भी उड़वा देते हैं, देखा अजीत पवार का उड़वा दिया, रूपाणी का उड़वा दिया। अब मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, ऑनेस्टली दीज आर नॉट माई फियर्स, दिस इज नॉट हाउ आई सॉ थिंग्स। बट बार बार कह के मुझे इनको जानने वाले, जो इनको करीब से जानते हैं, वो जब ऐसी बातें कहते हैं, तो अब मुझे नहीं समझ आता कि उसको मैं सीरियसली लूं कि उन उन व्यक्तियों का खुद का डर, या जिस दहशत में वो जी रहे हैं, वो मोदी के करीबी रहे हैं, तो इनको जानते भी हैं अच्छे से। तो ये बार बार मुझे जब कहा जाता है, तो जाहिर है अब मेरे को ठोकने के लिए जरूरी नहीं ना कि गोली से मरवाया जाए। आजकल तो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके आ गए, छोटा सा वो मच्छर ही है ना जो उनका बिल गेट्स वाला वो ही सेल में 2-4 मच्छर रिलीज कर दें तो गया काम। आजकल तो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके आ गए हैं कि व्यक्ति को आर पार करने के, और कोई प्रूफ भी ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होने वाला। दैट टू मी इज नाउ क्लियर, एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द लॉयर्स आई हैव कंसल्टेड आर सेइंग ये नॉर्मल बात चल ही नहीं रही है। नहीं तो इस तरह से एफआईआर की कॉपी भी अपलोड ना करना, ना देना, और 2 बार 3 बार चंडीगढ़ की टीम आपको 5-5 लोग आके एक नोटिस दे रहे हैं, कोई औचित्य बनता नहीं है। नहीं तो नॉर्मली सच नोटिस आर सेंट बाय द थ्रू द लोकल पुलिस, और आपको 10-15-20 दिन के बाद अपीयर होने को कहा जाता है। ये तो अगले दिन और 5 लोग आ रहे हैं चंडीगढ़ से, 2 बार 3 बार, तो कुछ तो विशेष बात है ना। ऐसी डेस्परेशन जो दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे मुझसे सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए तो नहीं बुलाया जा रहा है ना। तो तो आपने अब क्या देखिए, एंटिसिपेटरी बेल को लेकर कोई याचिका की है या करवाई है, या क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो 24 तारीख की रात है, कल जब ये एपिसोड लोग देखेंगे तो 25 तारीख हो चुकी होंगी। तो क्या आप 25 को जा रही हैं चंडीगढ़, या एंटिसिपेटरी नहीं, मेरे एंटिसिपेटरी जाने का कोई औचित्य नहीं बनता जब मेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे। मेरा जाना औचित्य नहीं। दूसरा, आप अपलोड नहीं कर रहे, दैट ऑल्सो शोज बैड फेथ। सी these are examples and clear symptoms of bad faith। और आप जानबूझकर 5-5 लोगों की टीम भेज रहे हैं, तो इसका मतलब आप मैसेज देना चाहते हैं। और वो जो टीम है, वो कोई जवाब देती ही नहीं, किसी बात का जवाब नहीं देती। और मैं सोच रही हूँ कि गजब की ये पुलिस है। नहीं तो पुलिसिया अंदाज आप जानते ही हैं, कैसे वो बात ही ठुकाई करके करते हैं, सीधे मुंह तो करते ही नहीं है। और वो भी जब किसी को नोटिस देना हो सरकार के आदेश पर। तो ये ड्रामा जो खेला गया है, ये बहुत ही शातिरता से खेला जा रहा है, ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं कि अरे ये तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो मासूम से लग रहे हैं पुलिस वाले, तो पुलिसिया कार्रवाई लग ही नहीं रही, तो मैं जरा रिलैक्स हो जाऊं। पर ये क्लियर है अब मुझे कि उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने किसी सवाल का जवाब नहीं देना, सिर्फ ये रिपीट करते जाना है कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है, और बाकी वो जो बोले चुपके सुनते जाओ। दैट्स व्हाट दे ऑल डिड, वो ऑल द टीम्स दैट केम। तो जाहिर है कि कुछ तो इनका मन बन रहा है दूसरों को क्योंकि धमकाने का। मैं
मैंने बीच में इसलिए आपको टोका नहीं कि आपका एक बात का फ्लो था। आपने कहा कि यूट्यूब पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग बहुत सारे, वो आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, या तो नहीं उठा रहे हैं या ना आपसे बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं, नहीं, मैं वैसे किसी को करती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं, मैं किसी मतलब उन्होंने इसलिए मैं कह फ़ोन रहा हूँ। किया। आज किसी ने मेरे साथ टाइम मांग के लिया था 6-7 बार। आज 5 साढ़े 5 बजे होनी थी और मैंने नहीं कहा था कि आइए, मांग के उन्होंने किया, आग्रह किया, और फिर एकाएक फोन आता है कि हमारे पास तो कैमरामैन ही नहीं है, तो हम नहीं आना चाहते। क्योंकि मैंने कहा मैं ठीक है, इसलिए कोई मैंने बात कहा नहीं। कि एक स्पष्टता कर दूं दर्शकों को और आपको सबको। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हमने इस मंच पर आपसे बात की है, और आपने भी बिल्कुल। शायद एक ही मंच पर सबसे ज्यादा हमारे साथ बात की है। और बहुत अच्छे वो एपिसोड जो हैं वो सब देखे गए हैं। और मुझे किसी ने अब तक तो नहीं कहा है कि भाई मधु किशोर जी से बात नहीं करनी है, या किसी तरह का कोई दबाव, ऐसा कुछ मेरे पे नहीं है। ये मैं स्पष्ट यहाँ पे हाँ, वो तो करना स्पष्ट है। चाहता नहीं हूँ। तो आपने स्वयं फ़ोन किया मुझे कि जी, आज कोई बात आपको कहनी है तो कह दीजिए, आपने जी, किया। जी। जी, आपको जी। भी मैंने फ़ोन नहीं किया कि आप नहीं, मेरी आपने नहीं बात किया, मैंने सुनिए। किया, मैंने किया। और मैं और किसी मैं भी चैनल को कभी नहीं किया। आज एक जी, और आशुतोष पाठक ने किया मुझे, और जी। उनकी जो इंट्रोडक्शन थी ना, बिफोर आई वाज ब्रॉट टू द फॉर द विंडो, या ब्रॉडकास्ट, हाँ, उनकी इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये कहा कि अब तो कतरा रहे हैं सब यूट्यूब चैनल वाले, पता नहीं क्या हो जाए। जैसे ही मेड इट क्लियर कि लोगों को डराया गया है और अब डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं लोग। तो वो मैंने नहीं कहा, ये आशुतोष पाठक ने कहा। और उन्होंने इनफॉर्मली भी मुझे बाद में बताया कि इस वक़्त हवा सूखी हुई है सबकी, कि हमने अच्छा। कर तो दिया, पर ये तो अब हमने एक रेखा पार कर दी है और कहीं हमारी भी ठुकाई ना हो जाए। तो ये सबने अंदाज़ा दे दिया, क्योंकि आशुतोष पाठक ने स्पष्ट कहा अपने प्रोग्राम में। और उसके अलावा एक ने जो बड़ी मिन्नतें करके मुझसे टाइम मांगा था, उसने कैंसिल कर दिया वो भी। पर उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मैं जो पोस्ट कर रही हूँ बातें, अब वो पत्रकार जो फोन कर करके मुझे बार बार पूछते थे व्हाट इज द लेटेस्ट, क्या हुआ, अब नहीं किसी की हिम्मत हो रही वो कोई नहीं पूछ रहा है। ना। और मजे की बात यह है कि जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, वो बेचारे मोदी जी के पक्ष में मुझको लताड़ रहे हैं। ये मुझे विशेष बात लगी। वो उनके लिए इतनी सहानुभूति कि मैंने तो मर्यादा लांघ दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कोई तरीका। वो जो लेफ्टिस्ट यूट्यूब चैनल्स, जैसे वो नीलू व्यास जी ही हैं, ऐसे ही और भी कुछ लोग हैं जो वैसे एंटी मोदी नैरेटिव चलाते हैं। तो लेकिन क्योंकि मैं हिंदू पक्ष से बात करती हूँ, तो मेरी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। तो मुझे तो अब तो विश्वास हो गया है कि लेफ्ट और मोदी जी में बहुत अच्छी सांठ-गांठ है। उनको नहीं अटैक करते। अटैक करते हैं तो गौरक्षकों को करते हैं, शंकराचार्य जी को करते हैं, मधु किश्वर को करते हैं, क्योंकि मैं हिंदू पक्ष की भी बात करती हूँ और 10 बातें करती हूँ, पर ये भी बहुत मजबूती से कर रही हूँ बात। तो लेफ्टिस्ट को नहीं कर रहे ना बैन, उनको कोई ऐसी एफआईआर नहीं हो रही है केवल। और अब तो सुना अजीत भारती की भी हो गई एफआईआर, और उसके ऊपर भी ऐसे ऐसी धाराएं लगी हैं। तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि वो तो इनके बहुत ही चहेते और हाँ, वो अ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स थे इनके बरसों तक, हाँ, अजीत भारती हाँ, और साहब। धुआंधार बातें करते थे जी, उन सब के खिलाफ जो ज़रा भी मोदी को क्रिटिसाइज़ करते। जी। तो अब उनको भी नहीं झेल पा रहे, तो उनके ऊपर भी ऐसी धाराएँ कुछ लगी हैं। पर ये देखिए बड़ी मज़े की बात, अब आनंद रंगनाथन जी
जी, वो अजीत भी। भारती के बचाव में बोले हैं, मेरे में नहीं, मेरे में हाँ, नहीं बोले। अब इससे क्या आप अंदाजा लगाते हैं? नुपुर शर्मा के बचाव में हर वक्त बोलते हैं, ACYPL की है ना वो ट्रेन, जी, वो भी तो वहीं की ट्रेनिंग लेके आई है जहाँ की ट्रेनिंग मोदी जी लेके आए हैं। अमेरिका उनके वाली, हाँ। बचाव में आए दिन आनंद रंगनाथन के आंसू बहते हैं। अजीत भारती के लिए तुरंत खड़े हो गए, लेकिन एक शब्द नहीं कभी बोले, ना बोले हैं ना बोलेंगे आनंद रंगनाथन। और फिर समय बताएगा इसके पीछे क्या राज है। इस समय नहीं, आपको तो पता ही होगा कि क्या राज है, अभी मुझे आप तो बताना पता नहीं ही है, चाहती, वो अलग वहां बात पर है। समय बताएगा इसके पीछे क्या राज है। ये तो बड़े खेल खेले जा रहे हैं। और लेकिन अभी इट्स इंटरेस्टिंग टाइम टू लिव इन। मधु जी, हमने तो एक बहुत ही एक तरह से इन डिटेल और एक उस तरह की बात की थी जिसमें कोई ओछी बात या ऐसा कुछ तो था नहीं। आपने अपनी बात रखी थी, अपने अनुभव की बात रखी थी, और जो था, और मुझे मेरे ख्याल से आपने हर जगह वही बात की है। मतलब अभी तक ऐसा कुछ मिलती नहीं है, जुलती। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कोई बड़ा कोई मतलब कोई लीक कर दिया हो, जो ऐसा बहुत बड़ा एक्सपोज हो चुका हो, या उनके मोदी साहब के या शाह साहब के मतलब सिंहासन की वो नींव हिल गई हो, या तो गद्दी छोड़ना पड़े। ऐसा तो आपने अब तक कुछ ना कहा है। आगे आपके पास ऐसा कुछ है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो मतलब इतना, ये तो इतना बोलने की आज़ादी तो होती है देश में, और होनी चाहिए भी। अ, पर क्या सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि आप हिंदुत्व और हिंदू के पक्ष में बात करती हैं, शंकराचार्य के पक्ष में दैट्स बात करती हैं, द ये यू कारण हिट है द। या कोई और भी डर है? हाँ, क्या है ये कारण? ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनको जब तक हिंदू हृदय सम्राट का मास्क पहनकर राजनीति करने की स्पेस मिली रहती है, तभी तक ये टिक पाएंगे। क्योंकि आप देखते ही हैं, हिंदू ही वोट देता है तो जैसे तैसे ये जीत पाते हैं। मुस्लिम वोट तो इनको मिलता नहीं है, नाम मात्र का मिल भी गया तो गुजरात में तो इससे बेहतर मिलता था, पर ऑल इंडिया लेवल पर जो मर्जी करते रहे, नहीं इनको मिल पाता। तो हिंदू वोट ही चाहिए। पर हिंदुओं के साथ इतने विश्वासघात कर रहे हैं। अब देखिए ना, SC ST एक्ट से लेकर जिस किस्म की भद्दी अंबेडकर वाद ये लेके आए हैं, आए दिन जिस किस्म के अटैक्स किए जा रहे हैं, बिल्कुल निर्दोष निरीह ब्राह्मणों पर या तथाकथित स्वर्ण कास्ट पर, मतलब एब्सोल्युटली अनयूजुअल। ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पर साथ में हिंदू हृदय सम्राट बने रहना चाहते हैं ना, वो भगवे पहन के और यहाँ पोत के जो। वो त्रिपुंड लगाते हैं, हाँ, तरह-तरह के तिलक करते हैं, मालाएँ हाँ, पहनते तरह हैं, तरह के सब करते तिलक, हैं। वो फैंसी ड्रेस में वो भी शामिल हो जाता है। जी, जी। पर क्योंकि मैं हिंदू पक्ष से बोलती हूँ, और जो भी हिंदू पक्ष से इनको क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो गौरक्षक हो, चाहे कोई भी हो, केवल ये नहीं कि आपने इकोनॉमी में ये किया या वो नहीं किया, या कोविड में जो इनका रोल रहा है, वहां तो इनकी साठगांठ फार्मा माफिया के साथ बहुत स्पष्ट दिखी। वहां पे वो सवालिया निशान नहीं चाहते। एचपीवी वैक्सीन जो ठोक रहे हैं उस पे मैं बहुत बात करती हूँ, वहां ये सवालिया निशान नहीं चाहते, क्योंकि जेनोसाइडल एक्ट्स हैं और उसके बारे में कोई बचाव ये कर नहीं पाएंगे। अपना कुछ भी कर, कोई मास्टर स्ट्रोक काम नहीं वहां करेगा, क्योंकि ग्लोबली उन वैक्सीन के बारे में इतनी खुल के चर्चा हो रही है, हो रही है। और आए दिन खुद अमेरिका से, यूरोप से जो खुलासे हो रहे हैं उन वैक्सीन के घातक परिणामों के बारे में, जेनोसाइडल है, और इट्स रियली नरसंहार ऑफ अ वेरी अनयूजुअल ऑर्डर। तो अब उस पे तो कैसे बचाएंगे खुद को? बाकी तो चलो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन
दे सकेंगे या ना दे सकेंगे, उस पे तो नहीं बचाव कर सकते ना। जिस तरह इन्होंने ठोकी हैं वैक्सीन्स, और जिस तरह इन्होंने आयुर्वेद को प्रताड़ित किया है। और आज एक और कहानी बता रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे इनके मेडिकल स्कैम्स के खुलासे कर रहा था, उसका तो मर्डर ही हो गया। किसकी बात कर रही हैं आप? अभी मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि बात पर्सनली बताऊंगी, फिर आपका मन चाहे तो उस पर बात कर लेना। ठीक, तो ओके। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि हिंदू पक्ष की बात लेफ्ट नहीं सुनना चाहते और मोदी जी भी नहीं सुनना चाहते। दोनों में सांठगांठ है, मयूर जानी जी। और ये तीसरा सेठीवाट के समय से चल रही है। इनको लेफ्ट ने ही हिंदू हृदय सम्राट बनाया, और इसलिए ये लेफ्ट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। लेते हैं तो हम जैसे निरीह हिंदुओं पर, जो वैसे ही पिटे हुए हैं इतने सैकड़ों वर्षों से, जिनकी आवाज किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती रही। तो अब ये भी उसी तर्ज पर चल पड़े हैं, पर इतना ज्यादा कड़क क्रैकडाउन, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर करके खुद को परमानेंट पीएम इन पावर, कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं इसके बाद, पर मैं नहीं मानती कि इनकी संतुष्टि होगी केवल प्रेसिडेंट मात्र बनने से। कोई बड़ी बात नहीं है, वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की तरह ये आई थिंक इट विल अपीयर लाइक अ बेबी एक्ट इन कंपैरिजन टू अगर मोदी जी की इमरजेंसी कभी लागू हुई, जिसकी संभावना बनती जा रही है। जिसकी संभावना आपको लगता है बनती जा रही है। अच्छा, कोई आप ये तो बिना इमरजेंसी के जो कर रहे हैं, देखिए ईडी रेड्स किस पैमाने पर इन्होंने करवाई है, और जो भी प्रतिद्वंदी उठ के सवाल या निशान उठाता है, किस तरह उसके ऊपर एफआईआर, क्या क्या सच्चे झूठे केस लगा देते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का फिर से इन्होंने विघटन करवाया है ना, पूरी वहां की टीम खींच ली। तो ये तो प्रेडेटरी है ना बिहेवियर। आम आदमी पार्टी इस वक्त वैसे भी कोई बहुत मजबूत हालत में नहीं है, और कोई बहुत वो भी दूध के धुले है ही नहीं, पर उनका थोड़ा भी अस्तित्व बना रहे, आपसे वो भी नहीं झेला जाता। कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, और फिर भी आप देखिए ना, क्योंकि उनको भी खुल के बोलने की आदत है, उनके पीठ पीछे भी कुछ गॉडफादर्स रहे हैं, तो उनको गलत फहमी थी कि उन गॉडफादर्स के बलबूते पर वो उछल कूद कर लेंगे। तो मोदी जी दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे गॉडफादर्स जो हैं उससे पावरफुल मेरे गॉडफादर्स हैं, तो मैं तुमको मनचाही ठुकाई लगा सकता हूँ। क्या क्या हाल किया, मतलब कितने सारे टॉप लीडर्स को जेल में बंद कर दिया बिना इमरजेंसी लगाए, और तो ऐसे भी अपराध नहीं थे। अगर सही में बहुत बड़ी लिकर स्कैम, अरे लिकर पॉलिसी इटसेल्फ इज अ स्कैम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये ब्रिटिश पॉलिसी की जो और भी विकृत रूप में हमारी सरकारें चलाती हैं, जी, उसमें नौटंकीबाज थे वो सारे चार्जेस। इफ यू आस्क मी, आई एम जी, नो एडमायरर ऑफ आम आदमी पार्टी, बट जो व्यवहार इन्होंने किया है, बल्कि उनका क्रिटिसिज्म ही करती थी, क्योंकि जी। उनका इतिहास भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। पर जो उनके साथ किया है, मतलब कोई डेमोक्रेसी तथाकथित भी हो ना, तब भी ऐसा नहीं होता। एंड लुक एट हाउ इज vandalizing all parties. Yeah, that's for sure. That is for sure. तो इसमें और हर एक पार्टी के क्रिमिनल्स हम इनके पास आ जाएं, सब और इनके पास जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें धुलाई करके पाक साफ हो जाते हैं। बिल्कुल। वो तो एक अद्भुत घटना है, मतलब इस देश में जो हो रही है, इसके तो पता नहीं, मतलब एक या दो महाकाव्य लिखे जा सकते हैं इन सबको
लेकिन मैं आखिर में ये समझना चाहता हूँ आपसे कि तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या अपने बचाव में क्या कदम कुछ उठा रही हैं, क्या कर रही हैं? देखिए, कुछ नहीं हो सकता अगर इन्होंने मन बना लिया है ना, तो मैं कितने भी साधन जुटा पाऊंगी। कौन सी गुरखा बटालियन आ जाएगी मेरे आसपास सुरक्षा घेरा बनाने। नहीं, इट्स लीगल नॉट तौर पे मतलब कानूनी तौर पर लीगल आप कुछ तौर उपाय। पे भी अगर इन्होंने मन बना लिया है, तो आप जानते हैं जुडिशरी पर नहीं, कैसे नहीं, मैं कैसे दबाव इसलिए नहीं, वो डाले सब जाते समझते हुए भी, पर वन हैज़ वन हैज़ द राइट टू डिफेंड oneself एंड वो प्रोसेस है, उसको तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। तो आप कुछ कोशिश तो एंटिसिपेटरी अग्रिम करूंगी। जमानत या। आई विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट, आई नो। डेफिनेटली। तो जो संभव है वो तो करूंगी, पर उतना संभव होगा भी नहीं मेरे पास ना। इनकी बैटरी ऑफ लॉयर्स, और मेरे कोई साधन इतने हैं कि मैं ऐसे लॉयर्स अपॉइंट कर लूं जो 35 लाख पर हियरिंग लेते हैं या 40-50 लाख लेते हैं। इनके पास तो बैटरी होगी ना, क्या भी कर लेंगे मेरा एक वकील। हालांकि करना तो पड़ेगा मुझे, but it's not even an unequal fight, it's a ridiculous fight because नॉन इशू पर आप इस तरह के फरेबी केस मेरे पे लगाते हैं। और ठुकाई करनी है तो बहादुरी से। कोई जैसे हिरेन पांड्या का, नो वो भी बहादुरी थोड़े थी। अननोन असैसिन आके है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी हो जाए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एंड आई एम prepared for the worst, but I certainly will not go down without a fight. मधु जी, हम आपको एक तो शुभकामना देते हैं कि आप जो आगे कह रही हैं कि फाइट के बगैर, और एंड दैट्स वेरी ट्रू आल्सो ना, अगर आप सही हैं तो आपको वन शुड नॉट गो विदाउट फाइट। फिर जो तानाशाह होते हैं वो जो करना चाहते हैं वो अपने दौर में कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन विदाउट फाइट तो कहीं कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं, हम मैं उम्मीद चुप करते भी हैं नहीं कि रहने वाली, चुप जी, भी नहीं रहने वाली हूँ। विदाउट जी, फाइट ये नहीं है कि वकील खड़ा करूंगी और जी, जी, अदालत जी, में अपनी बचाव के लिए खड़ा करूंगी। नो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। आप जो अंधेर मचा रहे हो, ये अद्भुत ही नहीं, ये कंप्लीटली लॉलेसनेस का नंगा नाच है। हमारी जी। अदालतें, हमारी पुलिस कभी भी बहुत आइडियल फॉर्म में हमने देखी नहीं, पर जो मोदी जी करवा रहे हैं ना, इतना नंगा नाच तो आतंक का हमने देखा नहीं। बिना इमरजेंसी के, बिना ड्यू प्रोसेस के, बिना कोई अपराध किए भी लोग तो मारे जा रहे हैं, और निरपराध ही मारे जा रहे हैं इनके हुकूमत में। निरपराध ही मारे जा रहे हैं। तो बस हम तो आपको ये कह सकते हैं बिल्कुल दिल से कि आप, एक तो बड़ी अच्छी बात कही कि आप चुप नहीं बैठेगी, आप हर तरह मैं से सोच अपनी रही लड़ाई थी लड़ती अगर मुझे रहेगी। बचाव करना है तो शाहीन बाग में जाके शेल्टर ले लूं। अरे! वहां इनकी पुलिस नहीं पहुंचेगी और मोदी जी भी हिलने, और बुर्का पहन लूं। हाँ, आप, फिर मैं नहीं सोच रहा मोदी। था कि आप कोई आश्रम की बात करती हैं, आप इतनी नहीं इतने नहीं नहीं हिंदुओं नहीं, की आश्रम, अरे हितों की बात करती हैं, तो कोई बड़े बाबा का कोई आश्रम जहाँ पुलिस पहुंच नहीं शंकराचार्य जी सकती। को पर ये पॉक्सो एक्ट लगा सकते हैं, तो किस आश्रम को छोड़ेंगे। शाहीन बाग में नहीं घुस पाएगी इनकी पुलिस भी और इनका तंत्र भी। तो मैं अगर अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढूं, तो मैं शाहीन बाग या हैदराबाद में ओवैसी जी के मोहल्ले में जाके उनको कहूंगी आपकी शरण में आई हूँ, ओवैसी भाई आप ही बचा लो। वहां नहीं घुस पाएंगे ये। कोई हिंदू आश्रम, कोई हमारा मठ, कोई सेफ नहीं है इनकी कुदृष्टि से। पर हाँ, इनको संभालने वाले केवल वही हैं। तो शायद इनसे लड़ाई लड़ने के लिए हमें उन्हीं की शरण लेनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं। ये बड़ा पैराडॉक्स है ये, पर चलिए ठीक है। पर सोचिए इस पर, सोचिए इस पर। हाँ,
पैराडॉक्स है हाँ, पर सच है। और आप ही के प्रोग्राम सुन के मेरे पास एक खातून आई थी, बहुत दूर से फ्लाई करके, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप आ सकती हो। तो हो सकता है ये समय है मैं कहूँ मैं आ रही हूँ। चलिए जी। चलिए मधु जी, तो मेरे ख्याल से आज तो और मेरे ख्याल से आपको जो भी कहना था आप कह चुकी हैं, कुछ ऐसा बाकी नहीं है अभी हाँ, हो सकता है आज के अगली मुद्दे बार को लेकर। बुर्के में मिलूँ मैं। आपको अगली बार आपके चादर पे आऊँ, बुर्का, निकाब और हिजाब पहन के, क्योंकि मोदी जी से लड़ना है तो वो ही लड़ सकती हैं। तो उन्हीं की मंडली में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको शुभकामनाएं फिर से देता हूँ कि आप लड़ती रहें, डटी रहें। और और ये हिस्सा मत काटना, जहाँ मैं मैं आप गई हूँ। यहाँ कुछ नहीं कटता है, आपको पता है ना, यहाँ कुछ कटता ही हाँ, नहीं है। पता। बस। आपने देखा अब तक कोई हमने एडिट किया है, सब कुछ चला है ना जो नहीं। है वो। सही कह ये रहे भी चलेगा, एज़ इट इज़ चलेगा, उसमें कोई जो शुरुआत में वो आपने फ़ोन लिया था और हमने पोज़ किया था वो भी चलेगा। कुछ कटने वाला नहीं है। हो। ओके। चलिए, तो आज फिर बात यहाँ समाप्त करते हैं और मैं कल को फ़ोन करता हूँ कि आप कहाँ पे हैं, ये पूछने के लिए फिर। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ओके, ओके, जिसकी ओके। शरण में हूँ मैं। ओके। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू मयूर भाई। नमस्कार। तो दोस्तों, अब ये साक्षात्कार आपने सुना, ये बातचीत सुनी, मधु जी की पूरी बात आपने सुनी, तो मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। इस बातचीत पर आप अपनी जो भी राय रखते हो, हमको कमेंट करके लिख के ज़रूर से बताइए। और आपको लगा हो कि ये सार्थक थी, आपकी जानकारी में इससे बढ़ोतरी हुई और ये ठीक थी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें और अपने साथियों से भी करवा लें। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे और ये नीचे है स्क्रॉल, आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, उसकी जानकारी स्क्रॉल में है। हम उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, इसलिए अपील कर रहे हैं। आप जब चाहें, जिस तरह से चाहें और जितना चाहें, सहयोग दे सकते हैं। जानकारी इसमें उपलब्ध है स्क्रॉल में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।